नमस्कार। उदय इंडिया की परिवार की तरफ से आप सबको मैं तहे दिल अभिवादन करता हूं। आज मैं फिर से वही मेरे देश, मेरे मातृभाषा और मेरी शिक्षा नीति उसी के ऊपर बोलने जा रहा हूं। आज मुझे याद आ रहा है मातृभाषा के ऊपर उड़िया का वो दो पंक्ति। मातृभूमि मातृभाषा रे ममता, जाहृदे जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिबा, अज्ञान रहिबे कहीं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपना मातृभूमि या मातृभाषा के ऊपर अगर उसको प्यार नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को हम कभी ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम जो नए उच्च शिक्षा नीति आज भारत में आया है, वो कैसे मातृभाषा को प्रायोरिटी दिया है, इस विषय को हम चर्चा कर रहे हैं। अवध में यह लिखा गया कि निज भाषा उन्नतिया है सब उन्नति के मूल। यानी अपनी भाषा के अतिरिक्त उन्नति का कोई भी मार्ग नहीं हो सकता है। हाँ जी। अभी जो भी अवधि का पंक्तियां मैंने पढ़ी वो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखी हुई है, जो कि उन्होंने आज से लगभग 150 साल पहले लिखी थी। लेकिन 1.5 सदी बीतने के बाद अब जाकर उनकी दिए निज भाषा उन्नति के ज्ञान पर अमल हो रहा है। हम आज चर्चा कर रहे हैं नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। इसके बारे में मैं बहुत कुछ लिखा और बोला भी है। हमने उदय इंडिया मीडिया में इसके ऊपर बहुत चर्चा भी की है। लेकिन मैं आज आपको हायर एजुकेशन में नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक ऐसे क्रांतिकारी शिक्षा नीति है जिसमें शामिल प्रावधान के बारे में आज तक कोई सोचा नहीं गया है। इसलिए इस भारत की पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जा रहा है, जो भारतीय मूल्य और सिद्धांतों पर काम कर रही है, जिसमें भारतीय परंपराओं के मुताबिक ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। पहले मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे तमाम प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होती थी। लेकिन अब सभी तरह के प्रोफेशनल कोर्स जो है वो भारत की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी बंगाली, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, हर भाषा में हर विषय की पुस्तक अब उपलब्ध होंगी। भारत का ज्ञान अब भारतीय भाषा में, भारतीय ज्ञान भारतीय परंपरा के मुताबिक दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग्रेजी से किसी तरह का भेदभाव कर रहा है, क्योंकि उसमें छात्र के अंग्रेजी सीखने का विकल्प भी खुला रहेगा। ये पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन दुनिया भर के तमाम विषयों के शोध से यह साबित हो चुका है कि जो भी गूढ़ ज्ञान होता है उसे अपनी मातृभाषा में ग्रहण किया जाए तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। यही वजह है कि नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में ज्ञान देने का प्रावधान किया गया। एक उदाहरण के तौर पर अगर
आप डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है उनका उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने मातृभाषा में शिक्षा हासिल की है और समाज में शीर्ष स्थान तक पहुंच पाए। बात सिर्फ अपनी भाषा ही तक सीमित नहीं है। हमारा देश की नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और भी ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए जो कि इसे एक क्रांतिकारी दस्तावेज बना देता है, खास तौर पर हायर एजुकेशन में, जिसमें नए शिक्षा नीति में भारतीय छात्रों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से छात्र अपने लिए खुद डिग्री का निर्माण कर पाएगा। पहले की शिक्षा नीति में मुताबिक क्या होता था, अगर आप किसी बच्चे को एक डिग्री या सब्जेक्ट पढ़ाओ तो वो वही पढ़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब छात्र कहीं बंद कर नहीं रह सकता है। वो कुछ विषय जेएनयू से तो कुछ विषय जामिया मिलिया से, कुछ बीएचयू से या फिर जम्मू, चेन्नई, बेंगलोर विश्वविद्यालय से भी पढ़ सकता है। ये संभव हो पाया है। कैसे? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के जरिए। इसमें छात्र की पढ़ाई का क्रेडिट एकेडमिक बैंक में जमा कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं तो अगर छात्र को सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए तो 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलता है, 3 साल के बाद नॉर्मल डिग्री मिलता है, 4 साल के बाद उसको ऑनर्स या रिसर्च डिग्री मिलता है। मान लीजिए कि अगर किसी छात्र को 4 साल की डिग्री हासिल करने के लिए 160 या 200 की क्रेडिट मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए वो देश में चाहे कहीं से क्रेडिट हासिल कर सकता है, जो कि उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होता जाएगा। इसमें नियम यह है कि जिस विश्वविद्यालय से उसका एनरोलमेंट है वहां से उससे 30% क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। बाकी का क्रेडिट वो देश की किसी भी विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। इसमें ये इसमें भी उससे छूट है कि छात्र 40% क्रेडिट ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए भी हासिल कर सकता है। यानी विद्यार्थी को 60% रेगुलर या फिजिकल क्रेडिट हासिल करना पड़ेगा। बाकी 40% जो क्रेडिट वो ऑनलाइन हासिल कर सकता है, जिसमें से 30% अपनी यूनिवर्सिटी से और 30% किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय से वो हासिल कर सकता है। इस नई व्यवस्था के जरिए छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार का भी अवसर मिल जाएगा। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी छात्र को अगर डिग्री चाहिए तो उसे 160, 180 या 200 का क्रेडिट तैयार करने के लिए 7 सालों का समय मिलेगा। उससे बस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस दौरान वो 6 महीने पढ़ाई और बाकी के 6 महीने अपने मन मर्जी के काम कर सकता है, चाहे वो नौकरी करे, फिर कहीं घूमने चला जाए या फिर कोई अपना बिजनेस भी खड़ा कर ले। उसका जो क्रेडिट है वो जमा रहेगा। इसी एकेडमिक बैंक ऑफ इंडिया या मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का नाम दिया गया है, मल्टीपल क्रेडिट एंड मल्टीपल एग्जिट। अब ऐसे में आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि इतने सारे विषय पढ़ने पर बच्चों को किस तरह से डिग्री मिलेगी। अगर किसी छात्र ने साइंस के साथ कॉमर्स भी पढ़ लिया, एजुकेशन ट्रेनिंग भी कर ली, प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया, तो ऐसे में उसे कौन सी डिग्री मिलेगी? इसका यह जवाब है कि हमारा नए भारत शिक्षा नीति में मेंशन है। इन परिस्थितियों में उस छात्र को बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री मिलेगी, जिसका नाम होगा BLA। इसी तरह से मास्टर ऑफ लिबरल एजुकेशन डिग्री भी उसे मिल सकती है।
या फिर उसको जो विषय चुने हैं उसमें ज्यादा प्रतिशत जिस स्कीम का है वो डिग्री उसी को दी जा सकती है। यानी अगर साइंस के विषय ज्यादा है तो उसे साइंस, या फिर कॉमर्स के विषय में ज्यादा है तो उसे कॉमर्स, या फिर तर्ज पर आर्ट्स की अगर उसको डिग्री प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की भी बात की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भारत के अलग अलग क्षेत्रों की स्थानीय जरूरत के मुताबिक रिसर्च करने की व्यवस्था की है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले कोई भी किसी की तरह से रिसर्च के लिए अप्लाई कर देते थे, जो कि सैंक्शन हो जाता था और उसके लिए फंडिंग भी हो जाती थी। भले उस रिसर्च की जरूरत हो या ना, इस तरह से रिसर्च के लिए खर्च किया हुआ है। सरकार का पैसा पानी में चला जाता था। नए शिक्षा नीति में तहत यह प्रावधान किया गया है कि अब से जो भी रिसर्च होंगे वो देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते किए हुए जाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी बदलाव है। नए शिक्षा नीति में एक दूसरी जो बड़ा बदलाव है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पहले छात्र को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लॉ का छात्र है, एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने निकलता है तो उसके कहा जाए कि तुम जमानत की अर्जी लिख लो, तो वो अर्जी नहीं लिख पाता था, जमानत की अर्जी नहीं लिख पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या है कि नया शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी लेना पड़ेगा, जिसे एक्सपीरियंस लर्निंग का नाम दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब 50% तक लर्निंग अनुभवजन्य होगी। इसका मतलब यह है कि अगर लॉ का विद्यार्थी है तो उसको वकील के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर कॉमर्स का विद्यार्थी है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर काम करना होगा। अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र है तो उसे केमिकल इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, जिसके नंबर उस छात्र के रिजल्ट में जुड़ेंगे। नए शिक्षा नीति नौकरी पाने वाला नहीं बनाती है, बल्कि नौकरी देने वाला बनाती है। नई शिक्षा नीति सिर्फ नौकरी दिलाने पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि भारत में उद्योग बढ़े, स्वरोजगार बढ़े, इन बात पर ध्यान देती है। इसके साथ ही एनसीसी, योगा, इस तरह से जो विद्या है जिसके जरिए छात्र का चरित्र निर्माण होता है, उसको भी कोर्स में शामिल किया गया है। इसके लिए भी छात्रों को क्रेडिट मार्क्स देने का व्यवस्था की गई है, यानी इसके नंबर भी उस क्रेडिट स्कोर में जुड़ जाएंगे। तो ये जो आज का विषय है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हायर एजुकेशन सेक्टर में उसमें क्या बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया है, ये वास्तविक रूप में एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैंने कहा, अगर आपके परिवार में और आपकी जानकारी में कोई भी अगर छात्र है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। तो वो बच्चे का मन में या उनके पेरेंट्स का मन में ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगी कि वो नए शिक्षा नीति के तहत उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मुझे लगता है आज हमने विस्तृत रूप से नए शिक्षा नीति और हायर एजुकेशन के ऊपर चर्चा की है। अगर आज का ये चर्चा आपको अच्छा लगा है तो मैं आज फिर से हर दिन की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उदय इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स डेली प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आज के लिए इतना। वंदे मातरम।